साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे देश की व्यवस्था, माहौल, अर्थव्यवस्था, विदेशी व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। देश की व्यवस्था या माहौल कह लीजिए बड़ा ही बोझिल सा दिखाई दे रहा है और दिशाहीन भी है। दिशाहीन इस मामले में है कि जनता क्या बोल रही है, अधिकारी क्या बोल रहे हैं, प्रशासन क्या बोल रहा है, शासन क्या बोल रहा है और सबकी कार्यवाहियां क्या हो रही हैं, इसमें कोई तालमेल नहीं है। जबकि तालमेल होना चाहिए, लय और सुर होना चाहिए, ताकि व्यवस्था जो है वो सुंदर हो सके, व्यवस्था जो है लाभकारक हो सके, व्यवस्था जो है सुचार हो सके और जनहित के लिए हो। इसे और हम स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे हम भाषण को ही ले लें तो केंद्रीय सरकार से लेकर के प्रांतीय सरकार तक और जनता तक भाषणों में या कथनों में या कार्यों में या किसी तरह का कोई तालमेल नहीं है। तालमेल नहीं है तो माहौल गिरेगा, माहौल गिरेगा तो स्थिति डामाडोल होगी, बिगड़ेगी। यहां तक कि शासन सत्ता में बैठे, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उनके प्रमुखों की भाषा जो है वही आपत्तिजनक है, वही निम्न स्तर की है और भाषा की कोई मर्यादा नहीं है। काम तो बात की बात है। अब उसी संदर्भ में दो चार बातें आपसे हम परिचर्चा करेंगे। पहली तो परिचर्चा हमारी ये होगी कि पहलवानों और सेना के लिए 30 इंच की सीना या छाती चाहिए, ये निर्धारित है, और फुलाने पर 36 इंच हो। अब हमारा कहना है कि इसी हिसाब से अन्य लोगों की भी सीने की नाप होनी चाहिए, छाती की नाप होनी चाहिए काम करने के लिए। जैसे हमारे देश के सबसे बड़े नेता का कहना है कि 56 इंच का सीना वाला ही ये काम कर सकता है, शासन कर सकता है या व्यवस्था संभाल सकता है या जो कुछ भी कर सकता है। तो मेरा तो सुझाव है कि क्यों ना छाती के नाप से ही जो है पदों का आवंटन किया जाए और छाती के हिसाब से ही या सीने के हिसाब से ही और सारी कार्रवाइयां की जाए। जैसे सेना और जवानों का तो निश्चित है, सेना और पुलिस का 30 इंच 36 इंच, IAS अधिकारियों के भी सीने के नाप के हिसाब से ही उनको ये पद दिया जाए और उसे मेरे हिसाब से 46 इंच कर दिया जाए और फुलाने पर 50 इंच हो। इसी तरह से सेवकों और प्रधान सेवकों का जो है, मुख्य सेवकों की छाती जो है वो 56 इंच से आगे कर दी जाए, 56 इंच 60 इंच कर दी जाए। प्रधान सेवक और प्रधान सेवादारों की छाती जो है वो 75 इंच और फुलाने पर 100 इंच कर दी जाए।
ये कितनी जो है अभद्र भाषा है। ये बहुत ही अभद्र भाषा है। इसको मैं मानता हूं कि इस तरह से छिछोरेपन की भाषा इस्तेमाल करने से देश की जनता पर गलत प्रभाव जाता है। आज सब कुछ हमें तो अव्यवस्थित दिखाई देता है। सरकारें, जनता, प्रशासन, अन्य जो एसोसिएटेड हैं, जो लगे हुए हैं उसमें, उन सबकी, किसान, मजदूर, व्यापारी, बैंक, जितने भी लीजिए, सब जगह अराजकता की स्थिति है। कहीं कोई नियम कानून नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे नियम कानून आते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उसको यूट्यूब पर जो है प्रहसन करते हैं और उसका खिल्ली उड़ाते हैं। ऐसा देश का माहौल बन गया है। इस तरह की बातें हर जगह हैं, हर चीज में हैं, और उसे देखकर लगता है कि हमारा क्या पतन हो रहा है, हमारी की अब व्यवस्था चरमरा रही है। हमारे जो शासक बैठे हुए हैं वो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। उनके पास बेढंगे तरीके से शासन करते हैं। हर चीज का एक तरीका होता है। अब ये जमाना जो है, क्या कहा जाए, हम तो कह रहे हैं कि कोई कहता है ये प्रधान सेवक हैं, कोई कहता है प्रधान चौकीदार हैं, कोई कहता है फकीर हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो खुद भी कहते हैं। कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि प्रधानमंत्री की गरिमा जो है वो किस तरह से गिर रही है। सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं, इसकी कोई मतलब औचित्यपूर्ण बात नहीं है। और ये सब नौटंकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरह की स्थिति प्रदेशों में भी है। महंत, योगी, साधु, सन्यासी, ये सब संवैधानिक पदों पर बैठ रहे हैं। इनकी भाषा मर्यादित हो चुकी है। बटेंगे तो कटेंगे। भारी मीटिंग में, कैबिनेट की मीटिंग में या किसी समारोह में, हमें ध्यान नहीं है, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, मुख्यमंत्री वहां उपस्थित थे और उनका उप मुख्यमंत्री जो है वो स्टूल पर बैठा है। न मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान है और न उप मुख्यमंत्री को संज्ञान है। ऐसा माहौल, ऐसा शासन, ये डूब मरने वाली बात है कि एक मीटिंग में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री स्टूल पर बैठता है, और वो कैसा उप मुख्यमंत्री है जो स्टूल पर बैठा है, उसको मीटिंग छोड़ के चले जाना चाहिए। और उसे पब्लिक में किन्नर कहा जाता है। और मुख्यमंत्री वहां उपस्थित है, मुख्यमंत्री इतना संज्ञान नहीं ले सकते हैं कि हमारा उप मुख्यमंत्री जो है स्टूल पर कैसे बैठेगा। तो कहीं कोई सहजता नहीं है, कहीं कोई नियम कानून नहीं है, या कहीं कोई प्रोटोकॉल नहीं है। बेहतर होगा प्रोटोकॉल का नाम लिया जाए। इस तरह के माहौल पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हो रहा है, और यह एक शर्मिंदगी की बात है। इतनी शर्मिंदगी कि अब क्या बताया जाए।
मस्जिद गिराई जा रही हैं, मंदिर खोजे जा रहे हैं। अरे ऐसे धर्म का क्या लेना देना है, या ऐसे धर्म का क्या पालन करना है जिसमें दूसरे धर्म जो है हर्ट हो रहे हैं, जिसमें दूसरे धर्मों के ऊपर अटैक हो रहा है। आप कहते हैं हम सनातनी हैं। पहले तो सनातनी का अर्थ ही समझिए कि सनातनी होता क्या है। और बहुत ही भ्रामक तथ्य दिए जा रहे हैं समाज के अंदर, बहुत ही भ्रामक चीजें। कुंभ को ही ले लीजिए, कुंभ में सरकार उछल उछल रही थी और फिर थोड़ी देर में ठंडी हो गई। कोई व्यवस्था नहीं है कुंभ में, सब अराजकता की भेंट चढ़ चुका है। और तमाम लोगों ने इस पर कमेंट किया है, मैंने भी किया है। इस तरह का कुंभ करने से क्या फायदा जहां कोई अराजकता ही नहीं हो। दुनिया में संदेश जाए कि हम जंगली हैं, हमें रहने का तरीका नहीं मालूम है, हमें काम करने का तरीका नहीं मालूम है, हमें स्नान करने का तरीका नहीं मालूम है, हमें धर्म पालन करने का तरीका नहीं मालूम है, हमें खाने का तरीका नहीं मालूम है, और हम जंगली हैं। जब वो अंग्रेज यहाँ शासन करते थे तो वो इंडियंस को कुत्ता कहते थे। हमारी स्थिति तो ये है। इसी तरह की स्थिति जो है, ऐसी ही स्थितियों में हम गुलाम हुए हैं और 7 से 55 साल गुलाम रहे हैं, जहां कोई नियम कानून नहीं हो, प्रोटोकॉल नहीं हो, कोई समझ नहीं हो, कोई दिमाग नहीं हो, कोई चीज नहीं हो। और वहां जो है इस तरह की व्यवस्था है, महंत भी हैं और मुख्यमंत्री भी है। इस तरह की बातें केंद्र में भी होती हैं। ऐसा माहौल और ऐसा देश और ऐसा धर्म और ऐसी सरकारें किस काम की हैं? हम तो ये भी सुझाव देंगे, योगी का मतलब हमने एक वीडियो में बताया है, जो निष्काम कर्म योग करता है, इच्छा से परे, इच्छा से रहित, गीता की कसम खाते हैं और गीता में ही ये लिखा है निष्काम कर्म योग। और जिस कृष्ण की बात करते हैं उसी कृष्ण भगवान ने ऐसा बनाया है, कहा है कि फल से परे होकर के जो काम किए जाते हैं उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। बहुत कठिन साधना, बहुत, और जो निष्काम कर्म की साधना कर चुका है उसे ही योगी कहते हैं। यहां योगी का क्या मतलब है? जब आज हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी बैठे हुए हैं तो निष्काम कर्म हुआ। ऐसी स्थिति रामायण और महाभारत में भी रही है, जहां कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया गया, कोई नियम कानून का पालन नहीं किया गया, कोई तरीके नहीं अपनाए गए कि क्या सही है और क्या गलत है, तो पतन हुआ। राम और महाभारत ये तो हम काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई तौर तरीका नहीं है। गर्भवती अपनी ही औरत को जंगल में भेज दिया जाता है और जाने क्या क्या होता है। सब लोग जानते हैं कि रामायण की कहानी क्या है। कहानी तो रावण के ही इर्द गिर्द घूमती है, राम के इर्द गिर्द। राम का काम नहीं था जो उसमें वर्णन किया गया है। किसी का वध करना राम नहीं होता, रावण उससे ज्यादा विद्वान था राम से, और सारी कहानी रावण के खिलाफ होती है। और ये पौराणिक कहानी है, कोई इतिहास नहीं है। महाभारत की लड़ाई भी पौराणिक कहानी है और कोई इतिहास नहीं है। इतिहास की बात करें तो पुष्य शुंगमित्र ने क्या किया? पुष्य शुंगमित्र ने पूरे मौर्य साम्राज्य का तहस नहस कर दिया और लाखों लोगों का कत्लेआम कराया। जब तुमको राज्य मिल गया तो लाखों लोगों को कत्लेआम कराने की क्या आवश्यकता थी? देश को बर्बाद करने की क्या आवश्यकता थी? एक छोटे से भूभाग में तुम राज्य कर रहे थे तो उसकी क्या आवश्यकता थी? लेकिन एक दिशाहीन, बिना दिमाग का, बिना मस्तिष्क का और बिना सोचे समझे कार्य करने का फल जो है जनता भुगतती है,
और जनता भी वैसे ही अज्ञान में भटक रही है और जनता जो है उसका कुफल भोगती है। कुफल से मतलब राम के बाद भी जनता ने कुफल भोगा है, वो है तो पौराणिक कहानी। कृष्ण के बाद भी ये क्या कहते हैं, महाभारत के बाद भी जनता भुगती है। बहुत कत्लेआम हुआ, बहुत लोगों की मृत्यु हुई। कहते हैं सारे धरती जो है, पूरा भारत की धरती वीरों से विहीन हो गई। तो ऐसा काम करने से क्या फायदा, और ऐसी व्यवस्था करने से और ऐसी सरकार चलाने से तो अच्छा है कि सरकार न चला जाए। एक और जिक्र करना चाहते हैं आपसे, यहाँ 16 महाजनपद है, हम उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। उन 16 जनपदों में एक बज्जी राज्य था, जहां लिच्छवी राज करते थे, उसे अष्टकुल राष्ट्र कहते थे। ये आज का मुजफ्फरपुर है बिहार का। बिहार जैसा आज दिखता है वैसा पहले नहीं था। बिहार सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा अच्छे राज्य करने वाले, सबसे ज्यादा प्रजा सुखी थी वहां। ये तो पुष्यमित्र के बाद जो है भारत की दुर्दशा हुई। तो बज्जियों ने एक नियम बना रखा था नगर वधु का। नगर वधु के नियम की वजह से ही बज्जियों का सत्यानाश हो गया, उनका पतन हो गया और उनका कहीं कुछ अता पता नहीं। तो कुछ नियम कानून, कुछ एक और आपको उदाहरण दे रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में शुरुआती दौरों में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई से विधानसभा में पूछा गया कि आपका विभाग सबसे भ्रष्ट है और आप जो है, आपके विभाग में 13% कमीशन चलता है, जो बिल्कुल सही था। लेकिन रफी अहमद किदवई ने सदन में खड़ा होकर के, विधानसभा में खड़ा होकर के कहा कि हमारे विभाग में कोई करप्शन नहीं है और 1 पैसे का कमीशन नहीं चलता। जब मंत्री कह रहा है तो मंत्री जिम्मेदार है उसका। मंत्री अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहा है कि हमारे विभाग में कोई करप्शन नहीं है, और फिर वही मंत्री अपने अधिकारियों की मीटिंग करके इस बात की जिक्र करता है। और अधिकारी जो कहते हैं कि हम तो अब कमीशन भी नहीं लेंगे और चौगुने ताकत से काम करेंगे विभाग में, क्योंकि आपने हमें एक दिशा दिया है, हमारे ऊपर आपका एहसान है। तो एक माहौल बनाया जाता है काम करने के लिए, देश को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए, न कि अनर्गल बातें जो है ऊपर से की जाती है, कटेंगे बटेंगे, ये वो फला ठेका तमाम चीजें, मंदिर बनाएंगे, कुंभ कराएंगे, फला करेंगे। कुंभ तो हमेशा ही होता रहा है, कोई आपके कराने से कोई नया थोड़ी न हो रहा है, या ये ऐसा थोड़ी न है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था भी नहीं अच्छी है, ऐसे ही चलता है कुंभ जैसे चल रहा है। इससे अच्छा कुंभ पहले वाले थे जो आज का कुंभ है, और इससे अच्छी तरीके से देश चलता था पहले भी जैसे आज चल रहा है। आज तो ना प्रधानमंत्री की कोई इज्जत है, ना मुख्यमंत्री की कोई इज्जत है, और जो इन्हीं की इज्जत नहीं है तो जनता की इज्जत क्या होगी। और विदेशों में गलत संदेश जा रहा है और इसके दूरगामी परिणाम होने के चांसेस हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि सारे प्रांतों के मुख्यमंत्री जोगी बना दीजिए, सारे विधानसभा सदस्य जो है साधुओं को बना दीजिए, कोई इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं है आपको। साधु मुखर हैं आपसे और ज्यादा अच्छे हैं। और नगांवों को डीएम बना दीजिए, क्या कहते हैं, जिलों जिलों में प्रशासनिक अधिकारी का भी खर्च है। वो तो औरतें तो वहां लेकर के अपना प्रॉब्लम नहीं जाएंगी और उनको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। जब यही कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, तो सत्यानाश कर लीजिए। सारे पदों पर साधुओं को बैठा दीजिए पूरे हिंदुस्तान में और देखिए तमाशा।
और कुंभ का भी संचालन दे दीजिए साधुओं को, और एक साधु तो है ही है जो संचालन कर ही रहे हैं। तो ये बड़ा ही दुखद और खेदजनक स्थिति है। इससे हासिल तो कुछ नहीं होना है, लेकिन देश की बर्बादी निश्चित है कि देश का पतन होगा। आप शासन हजारों साल तक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर देश के हिसाब से करिए। देश को देश समझ करके, ये देश अपना है ऐसा समझ के करिए, ये जनता आपकी है ऐसा समझ के करिए। ये भी एक कला है और ये भी एक सिद्धांत है देश को चलाना, और ये भी एक मर्यादा है। आप मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे पुष्यशुंग ने किया, जैसे रामायण में हुआ, जैसे महाभारत में हुआ, जैसे बच्चियों ने किया, और बाद में मुसलमानों ने किया। तो मुसलमान तो बाहर से आए थे, वो तो शासक थे, वो इस देश के रहने वाले थोड़ी न थे। अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों ने तो सबसे बेटर किया, बल्कि उन्होंने बहुत बुराइयां हटाई, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, रेलवे लाइनें सड़कें बनवाई। तो उनका देश नहीं था, फिर भी उन्होंने किया, और आपका देश है तो आप ऐसे कर रहे हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं जनता से कि आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, सुझाव और शिकायतें दीजिएगा कमेंट बॉक्स, क्योंकि देश हमारा है और बहुत प्यारा देश है, बहुत अच्छा देश है। दुनिया के किसी ने कहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो बहुत बढ़िया कहा है, बहुत ठीक कहा, बहुत सही कहा। धन्यवाद।